यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक हम लोग अपना पीडीएफ भी बनाए थे, नहीं बनाए थे? बीसीए यही है ना जी? सी, ठीक। तो यहाँ तक हम लास्ट कर लिए थे, है ना? ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ पूछना है इसमें से तो कहीं पूछ लीजिए। हाँ, फ्री सोर्स, फ्री, आज भी फ्री है, आज भी क्या है? फ्री है, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर? ओके, कुछ और भी पॉइंट्स हम बोले थे इसके अलावा, क्या बोले थे बताइए? कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा चली थी। आई थिंक स्ट्रक्चर पे चला था और भी चलाए थे। हाँ, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल मींस व्हाट? स्ट्रक्चरल लैंग्वेज वर्सेज नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चरल में मेनली अगर हम एक तरफ सिंपल में इसको समझना चाहें, बाकी आप बात बना लीजिएगा इसके लिए। स्ट्रक्चरल इधर रखते हैं, इधर क्या रखते हैं? तो जो भी स्ट्रक्चरल है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर कोई लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चरल कह रहे हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट होना चाहिए, और इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग जो पढ़ेंगे आने वाले समय में उसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या नाम है? स्ट्रक्चर, ये टॉपिक है सी का। साथ साथ उसमें लूपिंग का कंसेप्ट होना चाहिए, लूप का कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, लूप में हम लोग नॉर्मली यहाँ पे पढ़ेंगे, फॉर पढ़ेंगे, वाइल पढ़ेंगे और डू वाइल पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट है गो टू, ये अवॉइड होना चाहिए, अवॉइड गो टू। ठीक है, अवॉइड छोड़िए, निकालिए, निकाल बाहर फेंकिए, है भी लेकिन मत यूज कीजिए क्योंकि हम लूप दे रहे हैं ना आपको। पॉइंट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर आने की वजह से हम वैसे लैंग्वेज को क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब इसमें कई लैंग्वेज आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सी की, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चरल है, सी प्लस प्लस स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, पास्कल स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। ठीक है, क्यू बेसिक आ जाएगा लेकिन बेसिक नहीं आएगा। बेसिक पुराना है ना, क्यू बेसिक बाद का है। तो क्यू बेसिक इसलिए आ जाएगा कि उसमें लूप और डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइप और इन टाइप का कंसेप्ट दिया गया है। बेसिक में टाइप और इन टाइप नहीं चल रहा।
पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये है कुछ एक पहले का बहुत पुराना लैंग्वेज है, जावा, ये सब को रख दीजिए इसमें, एडा, ठीक है। ये सब लैंग्वेज तीन चार याद रखिए ना कि स्ट्रक्चरल में है, मैंने ये सब याद रखिए, पास्कल, जावा। नॉन स्ट्रक्चरल कहने का मतलब ये हो गया कि सर नॉर्मली नो कंसेप्ट ऑफ लूप, नॉर्मली नो लूप स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट होता ही नहीं है। कंसेप्ट भले मिले, स्टेटमेंट्स लाइक फॉर वाइल ये सब इसमें नहीं होगा, फॉर वाइल ये सब नहीं मिलेगा। हेलो, हम क्लास में हैं अभी, क्लास बोलिए तो बोलिए, पूछ के बोलिए कि क्लास वाइंड अप कर दें। मैं ठीक, ओके। तो इसमें नॉर्मली कंसेप्ट जो है फॉर वाइल डू वाइल ये सब मिलेगा नहीं, लूप का काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं लूप जनरली फॉलो विथ, किसके साथ, गो टू, वाह वेरी, फॉलोज विथ, इसमें गो टू आपको हमेशा करना होगा, ठीक है। और टेक्निकली तौर पे गो टू में मेमोरी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यानी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइम आप जितना फास्ट रखिएगा उतना ना बेहतर है। ये कह रहा है कि इस अगर गो से लूपिंग कीजिएगा तो काम तो कर देंगे हम आपका, और हम बफर मेमोरी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो नॉर्मली इसमें गो का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और जबकि इसमें क्या लिखते हैं, गो है पर अवॉइड करो, स्पष्ट बुक में लिखा रहता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि बी में नॉन स्ट्रक्चरल सोचा गया होगा, कि मैंने क्या कहा कि बहुत सारी चीज बी का ही सी में रिपीटेड है, तो हो सकता है कि बी बनाने वाले ने नॉन स्ट्रक्चरल सोच के देख के बना दिया, गो भी डाल दिया, बाद में ये रियलाइज किया कि ना लूप वगैरह का काम ही गो से करा रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है, मेमोरी ज्यादा खपत हो रहा है, मेमोरी बचाना चाहिए, कोई हम अपना स्टेटमेंट बना देते, तो इन्होंने लूप स्टेटमेंट बना दिया, फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है। अब बना दिया और ये रियलाइज किया गया कि इसको रिपीटेशन करने में जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो गो की अपेक्षा काफी कम है, तो कम है तो ये बेहतर ना है, ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया कि भाई गो को अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्ट्रक्चरल का पार्ट है और हम तो स्ट्रक्चरल हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल मोड में काम कर रहे हैं तो गो को क्या कीजिए, अवॉइड, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन स्ट्रक्चरल में ही हैं, स्ट्रक्चरल में नहीं हैं, तब तो आपको गो आपके पास क्या है, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फॉर वाइल डू वाइल ये सब आपको मिलेगा। क्लियर? इसमें आपके कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे इसमें आ जाएगा आपका कोबल, ठीक है, फोर्ट्रन भी इसी में रखा है, बेसिक लैंग्वेज भी इसी में डाल दिया, ठीक है। हालांकि टेक्निकली तौर पे बेसिक में थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज में फॉर वाइल डू वाइल, अब शुरुआती वर्जन के बारे में हमको आइडिया नहीं है, उतना सर्वे भी नहीं किए हैं, तो बहुत पुराना लैंग्वेज है, ठीक है। यानी हम भी पढ़े होंगे, उसके पहले भी बेसिक आ चुका था, तो बहुत सर्वे नहीं है, लेकिन हम लोग जो बेसिक यूज किए थे जहां से भी, वहां से लूप का कंसेप्ट मिल रहा था। लेकिन खाली सिर्फ एक लूप के कंसेप्ट मिल जाने से तो काम होगा नहीं, ठीक है। वहां पे लाइन नंबर का लेबलिंग करने का एक झंझट था, दूसरा चीज था कि गो के स्टेटमेंट के बारे में कोई ऐसा अवॉइडेबल रीजन वहां पे नहीं दिया गया था, आपको मर्जी है फॉर यूज कीजिए, नहीं मर्जी है तो
आप GoTo से भी बनाइए, वहां ऐसा कोई ये अवॉइडेंस नहीं दिया गया था। तीसरा चीज है, मेनली इसका कारण यहां रखने का एक ये भी हो सकता है कि उस समय डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट वो नहीं दिए थे, टाइप और इन टाइप स्टेटमेंट वहां पे यूजफुल नहीं था, जो बाद में आया, आप क्यू बेसिक सीखे था। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये लोग बेसिक को किस में रख रहे हैं, नॉन स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो ये था कुछ आपका स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। जहां तक हमको सी की जानकारी लेनी है तो सी हमको पता चल गया कि क्या हो गया, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में आ गया। ठीक है, ओके। जितने भी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होंगे उनमें फंक्शन प्रोसीजर दोनों का कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो एटलीस्ट फंक्शन का तो कंसेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन स्ट्रक्चरल है उसमें फंक्शन प्रोसीजर के कंसेप्ट हो भी सकते हैं, ना भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा एक अमेंडमेंट था इसी चर्चा में कि सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है। आखिर हम क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल, क्या रीजन है जिसकी वजह से कहेंगे। क्या है, बोलिए, क्या हुआ? हो गया? हाँ हाँ, ऑनलाइन ज्वाइन किए थे सर, हाँ, बोले कि स्टडी कर लेते हैं कुछ आज नहीं हो सकता, 3 सीट में आ सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मतलब 77 मतलब फिजिकल में वहीं पे आप आइएगा। चलिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों भली भांति आपको पता है। ठीक है, सी जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग सी इसको हम लोग क्या नाम दें, सी इज द, इसी टॉपिक को डील कर देते हैं, क्या है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सी आर्किटेक्चर। क्या कहेंगे? सी आर्किटेक्चर। तो अगर कंपाइलर है तो कैसे काम कर रहा है, आर्किटेक्चर। स्पेलिंग सही है? ठीक। इसके लिए जो हम, जहां पे दिक्कत होगा पूछिएगा। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रोग्राम क्या करते हैं? लिखते हैं। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। पहले भी बोले हैं ये भाषा। और सोर्स कोड को जब हम सेव करते हैं, ध्यान, ये कहां बोले हैं? सेव करते हैं। प्रोग्राम लिखेंगे तो सेव करेंगे ना जी। तो सेव करते समय जो भी फाइल नेम हम देंगे उसके साथ एक्सटेंशन .c लगेगा। ना भी देंगे तो कंपाइलर खुद से .c लगा लेगा। लेकिन देना इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सीपीपी के कंपाइलर पर काम करते हैं। सीपीपी मींस C++, सी का बड़ा भाई, छोटा भाई उसी में निहित है, और वो है सी का बड़ा भाई। तो कहता है कि छोटा भाई आपको मेरे ही पास मिल जाएगा। ठीक है,
तो भैया ठीक है, अच्छा है, बड़े भाई को फॉलो किया तो छोटा भाई भी उसी में मिल गया है, तो सब कोई वही चाहता है, 10 तो क्यों रखें। सी कहता है कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो अलग हूं, पहले मैं आया हूं, ठीक है, तो मैं अलग हूं। अगर आप मेरे को रखेंगे तब तो आप कोई फाइल नेम दे, एक्सटेंशन ना दे, तो क्या सेव हो जाएगा, डॉट सी। लेकिन अगर सी प्लस प्लस, जो कि मेरा बड़ा भाई है, फीचर के अकॉर्डिंग अगर उसको यूज करेंगे तो उसका तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन बन जाएगा सीपीपी। क्या बन जाएगा, तो नहीं देंगे एक्सटेंशन तो वो सेव कर लेगा सीपीपी से, तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाए। तो कहते नहीं, दिक्कत तो नहीं होगा, रन तो तब भी सी का कर जाएगा। लेकिन हम लोग सी ना पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो किसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं। जब आप सी प्लस प्लस पढ़िएगा तो उसके रिगार्डिंग जानेंगे। क्लियर। तो अगर हम सी के रिगार्डिंग चले तो उसका एक्सटेंशन डॉट सी होता है, और अगर हम लोग सी प्लस प्लस के कंपाइलर में काम कर रहे हैं तो हमें डॉट सी देना पड़ेगा। नहीं देने से भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देंगे तभी वो सी प्लस प्लस समझेगा कि ये सी का फाइल है। अदरवाइज वो ये समझेगा कि ये फाइल सी प्लस प्लस का है लेकिन इसमें सी भी हो सकता है, ऐसे समझेगा। और डॉट सी दे दीजिएगा तो सिर्फ समझेगा कि ये सी का है, इसमें सी प्लस प्लस का कहीं भी कोई रोल नहीं है। एवरीबॉडी ठीक। तो जो भी हम लोग सोर्स फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोर्स फाइल। उसको जब भी हम सेव करते हैं, ठीक है, तो फाइल नेम देंगे और उसके साथ एक्सटेंशन क्या देंगे, डॉट सी। फाइल नेम का भी अपना अपना इतिहास है, लेकिन जो हम आंसी सी पढ़ रहे हैं 90 स्टैंडर्ड पे, उसमें अगर हम फाइल नेम की बात करें, इसको आइडेंटिफायर भी हम लोग कह सकते हैं। बताए थे, कहिए कि नहीं बताया हुआ है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो सी में आइडेंटिफायर का ये रूल है कि 31 कैरेक्टर्स तक आप रख सकते हैं। कितने, एज पर स्टैंडर्ड किसके अनुसार, ठीक है, C90 के अनुसार। तो इसका मतलब फाइल नेम भी देंगे तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 31 कैरेक्टर तक जा सकते हैं। नाम में अल्फाबेट से शुरू होगा, अंडर स्कोर से शुरू होगा, ठीक है, उसके बाद फॉलोड जो होगा वो अल्फाबेट हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल, डिजिट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा सिंबल्स नहीं हो सकता है। बताए थे, ठीक है, या तो अल्फाबेट से शुरू होगा या तो अंडर स्कोर से शुरू होगा। पहला अक्षर, लेटर, कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा या तो अंडर स्कोर होगा, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट भी हो सकता है, अंडर स्कोर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ये भी चर्चा करते चलता हूं। अंडर स्कोर सिंबल जानते हैं ना, माइनस जैसा रहता है लेकिन नीचे वाला। ना ना ठीक है, बोलने दीजिए, ठीक है। नेम शुड भी, गलत थोड़े बोल रहा है, शिफ्ट करके दो, ठीक है। नेम शुड बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडर स्कोर, क्लियर, ठीक है। फॉलोड आफ्टर, उसके बाद फॉलोड, चूंकि 31 तक ले जा सकते हैं, फॉलोड आफ्टर, उसके बाद आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट और डिजिट और अंडर स्कोर भी दोबारा आ सकता है, बट नो अदर स्पेशल सिंबल। अदर स्पेशल क्या, नो अदर सिंबल्स, बाकी कुछ भी नहीं होगा।
ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं, जो लिखा गया है उसी से स्टार्ट होगा। स्टार्ट किससे होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, या तो अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर। उसके बाद अल्फाबेट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, कोई पहले हो बाद हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स, बाकी जो सिंबल्स कैरेक्टर्स हैं वो नहीं हो सकते, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट बताया, उसके साथ कई चीजें एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, इसमें स्पेस भी नहीं ना हो सकता है सर? हाँ बोलिए। बीच में स्पेस भी नहीं हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। क्या होगा जी? अच्छा, हम यहीं से स्टार्ट किए हैं क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले वाला फिगर कहाँ गायब हो गया? ये लग रहा है नेट स्लो है इसलिए हो रहा है। आई थिंक नहीं, दिस, यही थिंक है। बोले ना कि नेट स्लो हो गया इसलिए हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक। अब इस सोर्स कोड को कौन फॉलो करेगा? सी। कौन फॉलो करेगा? सी। और सी क्या है? कंपाइलर। वाह, वेरी गुड, कंपाइलर। ठीक है। अच्छा, ये जो हम लिखे हैं सोर्स कोड, ये हम किस में लिखे हैं? तो मतलब हाई लेवल या यही ना कह सकते हैं सर, या तो हाई लेवल में है या तो मिडिल लेवल में। चूंकि मिडिल लेवल कहा जाता है तो हम मिडिल कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसलिए हाई भी बोल रहे हैं। ठीक है, सी तो दोनों बात बोल रहा है। तो या तो हम इसे मिडिल लेवल में लिखे हैं या तो हम हाई लेवल में लिखे हैं। लेकिन सर, सी का जड़ खोजिए तो असेंबली पे जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? अरे भाई, असेंबली को यूज करके पीडीपी बनाएगा और पीडीपी को देख के बी बनाएगा और बी से सी बना, तो इसका जड़ तो वही असेंबली होगा। तो जब हम कंपाइलेशन करते हैं तो करता क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हम सी हैं और यहां हार्डवेयर है और इसके नीचे में असेंबली है, और सी कहता भी है कि मेरे अंदर तो असेंबली क्या है? इनबिल्ट है। तो अगर आप हाई या मिडिल पे हैं तो पहले तो उसको लो में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? लो में। और फिर लो से वो 0-1 में ट्रांसफर होगा और फिर आपका जो कंप्यूटर है वो उसको फॉलो अप करना शुरू करेगा। यही ना होगा? नहीं समझे? समझ गए? यानी आप हाई लेवल, मिडिल लेवल लिखे हैं तो पहले आएगा लो लेवल पे। ठीक है, जो आपका कंपाइलर है ना, वो कह रहा है कि आप जो लिखे हैं ना, हम उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर वो सब चीज ठीक है, मेरा डिक्शनरी, मेरा ग्रामर जो हम आपको समझा रहे हैं हाई लेवल और मिडिल लेवल के लिए, एवरी लैंग्वेज हैज अ डिक्शनरी एंड ग्रामर, मैंने कई बार बोला है। हर एक लैंग्वेज का अपना डिक्शनरी और क्या होता है? ग्रामर। अगर मेरे डिक्शनरी और ग्रामर के अनुसार आपका लिखा हुआ पार्ट सही है तो मैं आपके हाई लेवल और मिडिल लेवल को फॉलो करूंगा और कन्वर्ट कर दूंगा लो लेवल में। किस लेवल में? लो लेवल। लो लेवल इज नॉट अ 0-1, असेंबली। ठीक है, ओके। और जब लो लेवल में करेंगे तो क्या मेरा जो सी था वही बदल के लो लेवल हो जाएगा? कहता नहीं, एक नया फाइल बना देंगे और उसका एक्सटेंशन भी बदल देंगे और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .obj। समवेयर इट इज रिटन एज .o, कुछ जगह पे .o भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग obj कहेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल। क्लियर?
तो हमारा सी जो कि एक कंपाइलर है, ये इस हाई लेवल को फॉलो करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड। ठीक है, क्या करेगा? असेंबली कोड। और यहां एक नया फाइल वो बना देगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। क्या फाइल कहते हैं? ऑब्जेक्ट फाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट फाइल। जहां पे भी जिसको भी इसका एक्सटेंशन हो जाएगा डॉट ओबीजे। एनी डाउट? डॉट सी किए, जैसे कंपाइल कराएंगे कंपाइलर फॉलो अप करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑब्जेक्ट में, फाइल में, जो कि एक असेंबली कोड हो गया आपका। क्लियर? अब ये पहुंचेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, तो भैया पहुंचेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो हर लैंग्वेज के हार्डवेयर को मैनेज कराने के लिए उसकी अलग अलग व्यवस्था होगी। ओएस तो एक ही है ना, लेकिन वो चला तो 10 लैंग्वेज को चला रहा है। तो क्या 10 लैंग्वेज में सेम व्यवस्था रखा होगा? जरूरी नहीं है, सबकी व्यवस्थाएं क्या रखी होगी? अलग अलग। ठीक है, इस व्यवस्थाएं को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिंकर एंड लोडर। क्या कहते हैं? लिंकर एंड लोडर। ये एक सिस्टम प्रोग्राम होता है। किस तरह का प्रोग्राम होता है? सिस्टम प्रोग्राम, एंड जनरली एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। If our operating system follows the linker and loader of C programming, ठीक है, तो हमारा C प्रोग्रामिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। अगर वो लिंकर और लोडर को फॉलो करना बंद कर दे तो हमारा सी प्रोग्रामिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो क्या जो सी का लिंकर लोडर है वो जावा का भी होगा? कैसे हो जाएगा? जावा एक अलग तरह का लैंग्वेज है, सी एक अलग तरह का लैंग्वेज है, तो सबके लिंकर लोडर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सी का लिंकर लोडर रखता है, जावा का लिंकर लोडर रखता है, पाइथन का लिंकर लोडर रखता है, जो कि रखता है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज आराम से हम इंस्टॉल करेंगे, यूज कर पाएंगे। क्लियर? अब इसको जाना कहाँ है? ओएस के पास। किसके पास जाना है? और ओएस कहता है कि हम तो आपको पहले से ही समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास आपके लिए पहले से क्या मौजूद है? लिंकर एंड लोडर। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले ये कोड पहुंचेगा लिंकर के पास। किसके पास? ठीक है, लिंकर एक प्रोग्राम है। लिंकर क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके ऑब्जेक्ट फाइल के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट फाइल यानी जो असेंबली है, क्योंकि रन कर रहा है तो रन तो असेंबली कर रहा है। दिख रहा है कि हमारा सी कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है असेंबली। तो इनपुट उनपुट कर रहा है तो दिख तो रहा है कि सी कर रहा है, लेकिन इनपुट तो हो रहा है असेंबली में। ठीक है, तो जो भी इनपुट्स हो रहा है, जो भी फंक्शंस हैं, एक फंक्शन हो या 10 फंक्शन हो, उन सब के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है? लिंकर। यानी लिंक एस्टेब्लिश करता है और एक स्पेशल तरह का फाइल भी बना देता है जिसको कहते हैं EXE। क्या कहते हैं? EXE। ठीक है, और ये EXE हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझने को तैयार है। क्या है? तैयार है। ये ऑब्जेक्ट कोड ओएस समझने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि ये तब हम समझेंगे जब सी का लिंकर जो कि मेरे पास है वो आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ जुड़ेगा और उसको कन्वर्ट करके मेरे फाइल यानी किस फाइल में बदल देगा? exe.exe। तब हम इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। क्लियर? यानी रन करना शुरू करेंगे। तो ये लिंकर क्या करता है? ये जो ओबीजे फाइल है इसका बना देता है वो क्या? .exe। एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको बोलते हैं।
ऑटो एग्जीक्यूटेबल भी कह सकते हैं आप। और इसके बन जाने का मतलब ये हुआ कि अब आपका सी है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑन इंस्टॉल कर दीजिए सी। एक सी अगर बना है तो ओएस डायरेक्ट उसको फॉलो करेगा, डायरेक्ट उसको रन करेगा, सी रहे या ना रहे, क्योंकि अब ये कोड कंपेटेबल हो गया किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंट क्लियर? ठीक, ये काम है लिंकर का। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, ठीक है। EXE बन गया, OS अब इसको फॉलो अप करना शुरू किया, तो फॉलो अप करेगा तो बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं, हर मॉड्यूल्स को जब जब जो मॉड्यूल इन्वोक हो रहा है उसको मेमोरी में लोड भी तो करना होगा। लोड करो, काम करो, हटाओ, फिर लोड करो, काम करो, हटाओ। क्या ये लिंकर करता है? कहता है ना ना ना, ये तो बस आपको रन करने लग तैयार कर दिए OS को। अब इसमें OS का ही एक दूसरा पार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लोडर। ये कहता है कि जो जो एग्जीक्यूटेबल हो रहा है ना, हम उसको मेमोरी में क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये सिंपली लिंक द मॉड्यूल करता है, लिंक द मॉड्यूल्स एंड डेटा, ये किसका काम है, लिंकर का काम है। और साथ साथ किसको बनाना, EXE बनाना। ओके, और ये कहता है लोड द मॉड्यूल्स इन मेमोरी, ठीक है, लोड्स द मॉड्यूल कहां पे, इन मेमोरी। यानी आप प्रिंटफ यूज किए हैं या करेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन तो हेडर फाइल में है, मेमोरी में कब जा रहा है, तो कह रहा है कि जब जब लोडर काम करेगा ना, इसको बोलते हैं लोडर, नॉट लोड, लोडर। लोडर जब इन्वोक करेगा तब उसका जो स्टेटमेंट है वो मेमोरी में क्या होगा, लोड। अगर ये ना रहे तो मेमोरी में लोड नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों OS का पार्ट है, लेकिन जुड़ता C के साथ है, क्योंकि C को पहले से वो सपोर्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर? अब जब ये दोनों हो जाता है, ठीक है, तो OS इसको फॉलो अप करना शुरू करता है, आपके हार्डवेयर के साथ जोड़ देता है, आपका काम होने लगता है, काम होने लगता है, वर्क स्टार्ट। क्योंकि आपको कीबोर्ड ना मिले, आपको स्क्रीन ना मिले, आपको मेमोरी ना मिले तो आप काम कर पाइएगा? इनपुट करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, ठीक है, तो आपको तो OS तक जाना होगा और OS रेडी कर देगा इस हार्डवेयर को, क्योंकि स्टेटमेंट आपका इनपुट से रिलेटेड है तो मैं कीबोर्ड प्रोवाइड करूंगा, आउटपुट से रिलेटेड है तो मॉनिटर प्रोवाइड करूंगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आसान है, क्लियर? क्लियर? ओके 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 ओके। C में 2 शॉर्टकट हमको मिलेगा जब हम लोग C पढ़ेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हालांकि ऑप्शन भी है, यहां पे एक शॉर्टकट मिलेगा, सॉरी, Alt F9। क्या मिलेगा? Alt प्लस, तो कहां तक पहुंचेंगे, असेंबली कोड तक। कहां तक पहुंचेंगे, असेंबली कोड तक। एनी डाउट? ठीक, और रन जब कराते हैं तो एक हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं CTRL प्लस F9। ठीक है, कंट्रोल प्लस F9। तो असेंबली जो बन गया है वहां से लेके कहां तक, लोडर तक का काम कौन करेगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ठीक है। हाँ, टर्बोस के अनुसार बता रहे हैं, वैसे आपका डेव में देख लीजिएगा, उसमें भी वही होना चाहिए। हालांकि एडिटर अलग है, हो सकता है कोई अपना शॉर्टकट वो बना दिया हो, कहीं कहीं पे F5 पे भी दे देता है, कंपाइल एंड रन। ठीक है,
तो आई थिंक सिमिलर होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, ये क्लियर है? ये अभी हम जो कुछ भी बता रहे हैं टर्बो स्टैंडर्ड पे बता रहे हैं। किस स्टैंडर्ड पे? तो बाकी पे भी सेम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर डिफर होगा तो कर सकता है, ये भी कोई रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि डेव किसी और कंपनी का है, उसका अपना आईडी बनाने का हक है, वो आईडी बनाने में शॉर्टकट अपना इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन सिर्फ स्टैंडर्ड का है, जिसमें आप सी के इंस्ट्रक्शन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कहा गया कि शॉर्टकट आप भी वही रखिएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सर कंपाइलेशन तो ठीक है, अल्ट F9, EXE पे गाड़ी को जाके रोक देना है, रन हम बाद में कराएंगे, मतलब ओएस बाद में फॉलो अप करे, लोड करे और हार्डवेयर के साथ जोड़े, ये बाद में। नहीं समझे? अभी कंट्रोल F9 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट फाइल को फॉलो किया, लिंकर EXE बना दिया, EXE के बाद एग्जीक्यूट मोड में चला गया, लोडर उसके मेमोरी को लोड करने लगा, उसको मेमोरी में लोड करने लगा। ठीक है, ओएस फॉलो अप कर रहा है, उसको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने लगा, आपका काम हो गया। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, EXE तक रोक दीजिए, क्योंकि EXE होगा तो कभी भी ओएस फॉलो करेगा, क्योंकि EXE तो उसका अपना कोड है, अभी मैंने बताया, तो वहां पे रुकना है। तो अगर आपने अल्ट F9 कर लिया है और आपको रन नहीं कराना है, लेकिन EXE पे जाकर रोक देना है ताकि ओएस में हम बाद में रन करा सके, तो आप एक और शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिएगा, एंड दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड F9 ओनली। क्या है? सिर्फ F9 दबाइएगा तो कहां से कहां तक बनाएगा? लिंकर तक ले जाएगा, और लिंकर तक जाएगा तो क्या बन जाएगा? EXE। इसका मतलब प्रोग्राम रन नहीं हुआ, जब तक लोडर नहीं मिलेगा रन नहीं होगा, और F9 से लोडर मिल नहीं रहा, सिर्फ लिंकर के साथ अटैचमेंट बना रहा है और कह रहा है EXE बना दो, रख दो। ठीक है, लेकिन इससे एक फायदा हो गया कि EXE को जब भी इन्वोक करेंगे, ओएस डायरेक्ट फॉलो करेगा कि सी का है, लोडर को तुरंत इन्वोक करेगा और वो काम सारे चीजों को मेमोरी में लोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी चीजों को अगर ओएस के साथ रन कराने के हिसाब से सोचा जाए कि कौन रन करवा रहा है फाइनली ओएस के साथ मिलके, तो वो ओएस का कौन है? यानी हम सिंपली बोल देते हैं कि ओएस कर रहा है, लेकिन हकीकत में ओएस का कौन कर रहा है? लोडर, जो कि सी के लिए लिखा गया है। जावा का कौन करेगा? जावा का लोडर, जो जावा के लिए लिखा गया है। क्लियर? अब इतना पॉइंट्स में बताइए कहां क्या दिक्कत है। ये इसका आर्किटेक्चर है, जो है सो इसी में। बिल्कुल नहीं, हर लैंग्वेज का अपना होगा, अपना होगा, कॉमन भी हो सकता है। मैंने दोनों पॉइंट इसीलिए शुरू में भी बोल दिया। हो सकता है हमें ऐसा लोडर, ओएस बनाने वाले ने एक ऐसा लोडर लिख दिया है, क्योंकि सबका बेस सी है, तो वो सी को भी फॉलो कर रहा है, सी प्लस प्लस को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसमें कंडीशन लगाए हुए है, तो इट मे बी कि एक ही लोडर 4 लैंग्वेज का काम कर रहा है। इट ऑल्सो मे बी कि चारों लैंग्वेज के लोडर क्या हैं? अलग अलग। दोनों संभावनाएं हैं, और ये आपको ओएस में पढ़िएगा, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह में, तो वहां कुछ चीजें मिलेंगी आपको फंडामेंटल में। लेकिन यही 2 बात पॉइंट्स रखिए, ठीक है। आप ये 2 पॉइंट्स भी बोलेंगे तो ओके, क्लियर? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ठीक, सोर्स कोड एक्सटेंशन .c कंपाइल कराएंगे, शॉर्टकट की अल्ट F9। ठीक है, क्या बन जाएगा? असेंबली कोड। असेंबली कोड का एक्सटेंशन ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन .obj। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड असेंबली कोड है। ओके, जब हम कंट्रोल F9 करेंगे तो ये असेंबली कोड
लिंकर से फॉलो होते हुए EXE कोड बनेगा और EXE कोड बनने के बाद वो लोडर के साथ फॉलो अप करते हुए OS के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर सिर्फ F9 करते हैं तो लिंकर के साथ अटैच्ड होके वो सिर्फ EXE कोड बना के छोड़ देगा, EXE कोड बना के छोड़ देगा, रन नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अब डायरेक्ट इस कोड को फॉलो अप करने के लिए हम तैयार हैं। अब C रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, EXE बन गया। पॉइंट क्लियर? अब मान लीजिए हमको कोई ड्राइवर बनाना है किसी चीज के लिए, तो हम उसको कहेंगे कि तुम C को भी इंस्टॉल करो तो तुम्हारा ड्राइवर रन करेगा? नहीं कहेंगे। तो हम C में बनाएंगे ड्राइवर, लेकिन बनाएंगे क्या? EXE। उसको देंगे क्या? EXE। भैया ये EXE लो, इंस्टॉल करो, ठीक है, इन्वोक करो, रन कर जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि C रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है, EXE तो कौन समझेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? डाउट? नो सर। ओके, तो थोड़ा सा एक ये तो आपको बता ही दिए। बाकी जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, पहले भी बोले हैं, थोड़ा 5 मिनट और बस, ये एक पॉइंट्स हो गया। अगला टॉपिक जो है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझे, ये सब आता तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन जानना जरूरी है। मेमोरी मैप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मेमोरी मैप। सीज मेमोरी मैप। ठीक है? इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब रन कराते हैं तो रन करते समय हमारे प्रोग्राम और प्रोग्राम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस और उससे रिलेटेड जो डेटा इनपुट करते हैं वो सब कहाँ जाता है? बफर में। नहीं। वाह वाह, वेरी गुड। तो हीप स्टैक तो दोनों सेम चीज नहीं है, अलग है। तो फिर जाता कहाँ है? कहीं तो जाता होगा। नहीं, यू आर ओके, यू आर ओके, कंसेप्ट है तभी बोले। ठीक है? या तो स्टैक में जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं, क्या कराते हैं? कोई भी प्रोग्राम को जब हम रन कराते हैं तो वो जिस मेमोरी को यूज करता है वो रैम होता है। क्या होता है? सारा काम किसमें होता है? ठीक है? और रैम काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। ठीक है? जो भी होता है, इस रैम में कुछ OS रिजर्व कर लेता है, किया है ना? ठीक है? और कुछ लैंग्वेज जिसका आप ओपन किए रहते हैं वो लैंग्वेज रिजर्व करता है, लैंग्वेज रिजर्व करता है। ठीक है? जनरली ये भी वेरिएबल होता है, लेकिन ये इसको फिक्स्ड ही मान के चलता है, मतलब लमसम लेके चलता है कि इतना में मेरा काम चल जाएगा, चला लेंगे। ठीक है? और एक मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं फ्री मेमोरी। लैंग्वेज इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है? अमूमन लैंग्वेज किसमें काम करने की कोशिश करता है? फिक्स्ड मेमोरी में। लेकिन जब काम नहीं चलता है, ठीक है, या फीचर कुछ बना रहे हैं वो डिफरेंट है, तो वो फिक्स के अलावा कहां जा सकता है? फ्री में। पॉइंट क्लियर? ठीक, ये एक नॉर्मल चीज समझाए हैं। अब थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। हर जिला में थोड़ी हवाई अड्डा होता है। क्या हो रहा है जी? पटना से ये पढ़ाई कर रहा है जी, विवेक कुमार। ठीक है? जब हम प्रोग्राम के थ्रू डाटा इनपुट कराते हैं तो डाटा इनपुट करने का दो व्यवस्था।
एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। ठीक है, एक स्टैटिक व्यवस्था और एक डायनेमिक व्यवस्था। स्टैटिक का मतलब हो गया कंपाइल करते समय, नहीं कंपाइल करते समय मतलब Alt F9 किए, जो भी डाटा के लिए आपने जगह वेरिएबल बनाया था उसका मेमोरी में जगह बन जाएगा। मतलब बच्चे आगे पढ़ेंगे, सीट लग गया, पढ़ाना है, ठीक है, सीट लग गया, अब रन करा देंगे, स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, इस व्यवस्था को कहते हैं स्टैटिक व्यवस्था। ये कब होता है? कंपाइल के समय। ठीक है, और एक व्यवस्था होता है कि रन टाइम पे भाई बच्चा आए तभी कुर्सी लगाए, ना आए तो ना कुर्सी लगाए। ठीक है, इस व्यवस्था को कहते हैं रन टाइम। ठीक है, अब इस व्यवस्था में ऐसा कोई भी फीचर जो स्टैटिक व्यवस्थाओं पे काम कर रहा है, चाहे वो लूप हो, चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो फंक्शन का नेस्टिंग कॉलिंग हो, जैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो रन कैसे करेगा? पहला कॉल कर दिया दूसरे को तो पहले से तो जंप करके वो दूसरा पे चला गया, दूसरे ने कॉल कर दिया किसको? तीसरे को। तो भाई मेमोरी भी तो बनता होगा हर फंक्शन का, तो पहला एग्जीक्यूशन किसका रखेगा? पहला का। कहता नहीं, मेमोरी बनाते चले जाएंगे और सबसे पहले जो तीसरा है उसको करेंगे, फिर दूसरा को करेंगे, फिर पहला को करेंगे। तो ये तो स्टैक व्यवस्था हो गया। क्या व्यवस्था हो गया? यही ना कहता है स्टैक लीफो लास्ट इन। तो पहला फंक्शन मेमोरी अलॉट, ठीक है, अब कॉल कर दिया इससे दूसरा फंक्शन तो चला गया दूसरे मेमोरी में, लेकिन लिंक बनाए हुए है कि वो जब काम कर लेगा तो मेरा काम होगा। और दूसरा ने इन्वोक कर दिया किसको? तीसरा, और तीसरा मेमोरी बन गया। ठीक है, लिंक बनाए हुए कि जब तीसरा काम कर लेगा, ठीक है, अब तीसरा के बाद आगे नहीं है तो तीसरा अपना वर्क परफॉर्म किया, वो बैक हो गया किस पे? दूसरा अपना वर्क परफॉर्म किया, वो बैक हो गया किस पे? इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? ठीक है, तो स्टैटिकली जो भी मेमोरी, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, ये सब किसमें हो रहा है? स्टैटिक में हो रहा है, स्टैक में हो रहा है। किस में हो रहा है? स्टैक में। इसी को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लें, इसी को अगर हम थोड़ा सा ऐसे करें तो नीचे वाला हो गया स्टैक और ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया हीप। ठीक है, अब अगर आप एक एरे बनाते हैं, ठीक, तो स्टैटिक व्यवस्था है, तो व्यवस्था पहले से है, आप डिक्लेयर कर दिए, मेमोरी रिजर्व हो गया, वैल्यू लाना है लाइए, नहीं लाना है मेमोरी तो रिजर्व हो गया। तो ये कौन सा व्यवस्था बना? स्टैक व्यवस्था के तहत। ठीक है, मतलब हर जगह स्टैक में आप उसी को बफर मेमोरी कह रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह स्टैक का ही अप्रोच हो, ये जरूरी नहीं है कि लीफो ही होना चाहिए। ठीक है, लीफो कब सेंस है? जब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, एक दूसरे के साथ जब क्या हो? लिंक्ड हो। तो अगर स्टैटिकली कोई चीज ऐसा हो रहा है एक्सटर्नली या इंटरनली तो वो स्टैक में हो रहा है। कहां हो रहा है? लेकिन जो भी डायनेमिकली हो रहा है वो सब हीप में होगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि 10 वैल्यू के लिए मेमोरी रन टाइम में बनाओ तो वो स्टैक में जाके नहीं करेगा, वो हीप में जाके करेगा। इसके लिए हम लोग आगे फंक्शन पढ़ेंगे लिंक पॉइंटर चैप्टर में, इसको बोलते हैं मैलॉक एंड फ्री। मैलॉक फंक्शन इसको बोला जाता है। तो मैलॉक के थ्रू जो भी मेमोरी अलॉट करेंगे अपने वैल्यू के लिए वो कहां जाएगा? हीप में। लेकिन वेरिएबल के थ्रू जो भी करेंगे वो कहां जाएगा? स्टैक में। पॉइंट क्लियर? तो ये दो व्यवस्था है। लेकिन सर जो हम रन टाइम में इनपुट जो लेंगे वो हीप में जाएगा। नहीं, फिर गलत, फिर गलत। प्रोग्राम रन जो कर रहा है उसमें हम डाटा इनपुट कर रहे हैं। अब डाटा नहीं पर समझ, फिर गड़बड़ सड़बड़ बात समझ रहे हो। तुम वेरिएबल भी लोगे तो उसका इंपॉर्टेंस रन ही टाइम पे होगा। ये चेयर लगा भी दिए हो तो भी इसका इंपॉर्टेंस जब पढ़ाई होगा तभी होगा। पढ़ाई इज अ रनिंग पीरियड। ठीक है, और एक हुआ कि मैं आ गया और मेरे पीछे पीछे एक बच्चा आ रहा है, चेयर लेके आ रहा है,
वो भी वही इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक पहले से लगा हुआ है, एक पढ़ने के दौरान में लग रहा है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जो मेमोरी आपने कंपाइल के समय कंपाइलर को कह दिया कि अलॉट कर दो, रन करेगा तो हम यूज करेंगे, डाटा आएगा उसी में जाएगा, वो सारा चीज स्टैक में होगा। वेरिएबल एरे जो कुछ भी आप करेंगे वो सब किस में होगा? फंक्शन बनाए जो कुछ भी करेंगे वो सब किस व्यवस्था के तहत? लेकिन जो व्यवस्था कंपाइलर को आप पहले बताई नहीं है, आप कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि अभी तुम कुछ मत करो, जब प्रोग्राम रन करेगा मतलब EXE UXE बन जाएगा तब हम मेमोरी अलॉट कराएंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि वो व्यवस्था फिर स्टैक की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर किसके थ्रू जाएगा? ठीक है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं पहले से बनाई गई हैं उस व्यवस्थाएं के अनुसार हमें तकरीबन मेमोरी का पता होता है। इसलिए हमने मेमोरी को दो तरह से कहा, एक फिक्स्ड एक फ्री। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जब मेमोरी को यूज करता है तो दो तरीके से यूज करता है, एक फिक्स्ड एक फ्री। ठीक है, क्योंकि कंपाइल पहले से हुआ है तो पहले आपने 3 वेरिएबल लिया है तो कंपाइलर को पता चल गया 3 ही वैल्यू आने वाला है, 4 वैल्यू आने वाला नहीं है। और जब रन टाइम में आ रहा है तो कंपाइलर को भी नहीं पता है कि रन करते समय कितना वैल्यू आएगा। वो 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, आप जैसा सुटेबल करते हैं। नहीं, हाउ मेनी वैल्यू यू वांट टू इनपुट, रन कर रहा है प्रोग्राम, आप कह रहे हैं 10, तो मेमोरी कितना बनना चाहिए? 10। हाउ मेनी वैल्यू यू वांट टू इनपुट, ठीक है 20, तो मेमोरी कितना बनना चाहिए? क्या ये पहले से कंपाइलर को हम बता दिए थे? तो कहता है कंपाइलर इस केस में क्या करेंगे, स्टैक में कैसे इंटर करेंगे? तो भैया हीप में जाएगा। कांस्टेंट जो वैल्यू रहेगा सर वो स्टैक में रहेगा। फिर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तुम बात कर रहे हो। तुम्हारा डाटा आएगा, ठीक है, डाटा मतलब तुम हो, तुम पढ़ने आओगे। ठीक है, तुम्हारे पढ़ने की 2 व्यवस्था है। पढ़ोगे कब? जब सीट पे बैठोगे। तुम्हारे सीट पे बैठने की मैंने 2 व्यवस्थाएं बनाई। पहली व्यवस्था कि तुम्हारे क्लास शुरू होने के पहले ही हमें पता है कि तुम पढ़ने आ रहे हो या 25 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो हमने ये व्यवस्था पहले ही 25 चेयर लगा दिया। ठीक है, 25 बच्चे आ गए, बैठ गए, हमने आके पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। ये जो 25 चेयर लगा किस मेमोरी में लगा? स्टैक में लगा। बस यही मैं बता रहा हूं। अब है कि पढ़ाई होगी, हम ही आके पढ़ाएंगे, लेकिन पता ही नहीं है कि कितने बच्चे आएंगे। ठीक है, जब आप क्लास में जाइएगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हमको बताया गया कि आज 30 बच्चा आया है, तो कितना चेयर लगाएंगे? 30। तो 30 चेयर लगाए ना, कहाँ लगाएंगे? मेमोरी तो यही है, मेमोरी यही है, क्योंकि सारा काम हीप भी बनता है रैम में ही और स्टैक भी बनता है कहाँ पे? अंतर ये है कि एक फिक्स्ड है एक फ्री है। एक फिक्स्ड है एक फ्री है, स्वतंत्र रखा गया है, ये किसी के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा, जिसको मर्जी सब कर सकता है। पॉइंट क्लियर? तो जो तुम हम इंटर किए और तुम अपने साथ साथ 25 बच्चे आए और 25 बच्चे अपने साथ साथ एक चेयर लेके आए, वो चेयर जहां रख रहे हैं, जिस मेमोरी में रख रहे हैं, जिस जगह में रख रहे हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? हीप कहेंगे। हीप भी रैम ही में है और स्टैक भी रैम ही में है। तो प्रोग्राम फास्ट होगा सर, हीप में अंडा होता ही है। डायनेमिक मेमोरी इज फास्टर देन द स्टैटिक, अनडाउटली। बिल्कुल सही, ये दिमाग ठीक लगा लीजिए। ठीक है, हीप मेमोरी इज फास्टर देन द स्टैक मेमोरी। ठीक है, जो हीप की व्यवस्था है वो व्यवस्था ज्यादा तेज है किससे? स्टैक। बिल्कुल ठीक है, हीप फास्टर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसमें 2 टाइप का मेमोरी होता है प्रोग्रामिंग के हिसाब से। प्रोग्राम जो रैम को यूज करता है, वो जावा को छोड़िए, वो तो बाइट कोड में रनिंग पीरियड से देखा जाता है। जो प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है, तो वो रैम में ही होता है और रैम में 2 ही व्यवस्थाएं बनती है, एक स्टैक और दूसरा हीप। तीसरा कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे आप इसे सी में सोचें,
कोई भी लैंग्वेज में सोचिए। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। तो आज की सेवा यहीं तक। आई थिंक अच्छी सी बात